हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रेड्स। टुडे वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसर्न स्टूडेंट्स का बार बार आता है कि सर मेरे बैकलॉग्स बन चुके हैं जिस वजह से मैं कॉन्फिडेंट फील नहीं करता हूं और आगे कैसे बढ़ना है मुझे कुछ समझ नहीं आता। तो बैकलॉग्स को कैसे कंप्लीट करा जाए, उसका क्या बेस्ट वे होगा, तो इस वीडियो में मैं वो सारी चीज़ें कवर करूँगा सो दैट आपको एक अच्छे से आइडिया दिया जा पाए एंड अपना प्रिपरेशन आप अच्छे से कर पाएँ। एंड अगर आप में से कोई ऐसा है जो अभी अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहता है तो हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट वीक से। तो इन केस यू आर इंटरेस्टेड आप एनरोलमेंट ले सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर प्रोवाइड कराऊंगा सो दैट अगर आपको हमसे कुछ डिस्कस करना हो तो वो भी आप डायरेक्टली हमसे डिस्कस कर पाएँ एंड आगे बढ़ पाएँ। जो नया बैच है उसका नेम है योद्धा बैच। तो इन केस आप उससे स्टार्ट करना चाहते हैं तो डिटेल्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। नाउ इफ वी टॉक अबाउट भाई कैट बैकलॉग को कैसे क्लियर करें, अपने को नहीं पता चलता जी। एग्जैक्ट सिस्टम के बारे में बात करेंगे, आपकी बैकलॉग्स को कंप्लीट करने के लिए जो रिक्वायर्ड होगा और दोबारा से आपकी बैकलॉग्स जो है वो ना बने एंड आप सिस्टमेटिकली आगे कैसे बढ़ पाओगे। सबसे पहले तो जी बैकलॉग से प्रॉब्लम्स क्या क्या अराइज होती हैं। सबसे पहले तो आपका जो बैकलॉग्स हैं सबसे बड़ा रीज़न रहता है कि आप भाई बहुत पीछे रह जाते हो टॉपिक वाइज। आपको जो सब कुछ कंप्लीट करना है, सिलेबस कंप्लीशन की जो हम बात करते हैं वो आपका बिल्कुल भी डेप्थ में नहीं हो पाता, क्योंकि कुछ टॉपिक्स अगर मिस हो गए तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता नेक्स्ट क्लासेस करने का एंड इवेंचुअली आप उस लूप में फंस जाते हो, आप आगे नहीं बढ़ पाते हो। देन उसके बाद में प्रॉब्लम्स आपका बैकलॉग नहीं होता जी, आपका रॉन्ग अप्रोच होता है। अब ऐसा ज़रूर हो सकता है कि 20-30% ऑफ द क्लासेस ऐसी हों पूरे ईयर में जो शायद आप कभी कर ही ना पाओ, आपके पास उतना टाइम अवेलेबिलिटी नहीं है, बट स्टिल आपका प्रिपरेशन सही ट्रैक पे होगा। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम ये होता है कि अगर उनकी 4-5-10 बैकलॉग्स लग गई तो उनको लगता है यार अब मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। वो फिर पुराना कवर करते हैं एंड वो डिले होता जाता है एंड आगे वो बढ़ नहीं पाते। अब एक चीज़ और जो सबसे मेजर कंसर्न है स्टूडेंट्स का कि यार ये नेटफ्लिक्स की तरह नहीं है आपका कैट प्रिपरेशन, ये स्किल बिल्डिंग प्रोसेस है जो कि कंसिस्टेंसी मांगता है। आप ये सोचो कि यार मैं पूरे वीक में कुछ नहीं पढ़ा और मैं संडे को पढ़ने बैठूंगा, मैं 10-12 घंटे पढ़ लूँगा, अच्छी बात है आपने ऐसा करा, बट क्या आपका एफिशिएंसी उतना ज़्यादा निकल आएगा? नहीं निकलेगा। एक एप्टीट्यूड बिल्ड होने में माइंड को भी टाइम चाहिए, उसको भी इतना टाइम चाहिए कि आपका प्रैक्टिस हुआ है, उसको रिलैक्स भी करना है माइंड को कि आप उन सारी चीज़ों को डाइजेस्ट कर पाओ। अगर आप सोचते हो कि यार मैं एक साथ एक स्ट्रेच में पढ़ लूँगा बाकी दिन मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ तो आपका काम चल जाएगा, दिस इज़ नॉट द केस। वेब सीरीज़ नहीं है जी, एक रात में बैठे और सारा रैपअप कर दिया। वो एंटरटेनमेंट है, ये एजुकेशन है, दोनों अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। अब आपका जो ये 70-30 रूल है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी, इसका एंड टुवर्ड्स एंड बात करेंगे कि 70-30 रूल क्या है। इसको मैनेज करने से आपका जो बैकलॉग्स हैं वो ईजिली रैपअप हो जाएंगे, ठीक है। अब बैकलॉग्स जो हैं वो 3 टाइप के स्टूडेंट्स के साथ सबसे ज़्यादा होती हैं जी। सबसे पहले वो वाले जो परफेक्शन वाले होते हैं जी, उनको लगता है कि भाई जब तक मेरा ये टॉपिक एकदम परफेक्ट नहीं हो जाता मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तो इन जनरली वो क्या करते हैं जी, नोट्स बहुत हैवी बनाते हैं, पूरा का पूरा एक एक चीज़ नोट डाउन कर रहे हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि एक बार जब वो क्लास लगा रहे हैं वो सारा कुछ नोट डाउन करते हैं, अपना नोटबुक में बनाते हैं, फिर एक बार और उनको वो मिनिमम क्लास करना पड़ता है सो दैट उनका सब कुछ जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो 2 घंटे का क्लास 4 से 5 घंटे में स्ट्रेच हो जाता है। तो आप रिवाइंड भी करोगे, बार बार बैक एंड फोर्थ करते जाओगे, आपको 4 से 5 घंटा चला जाएगा वो पूरा का पूरा वीडियो रैपअप करने में। तो ऑब्वियसली इतना परफेक्शन के साथ अगर आप आगे बढ़ने का ट्राई कर रहे हो तो आप फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे होगे तभी शायद ऐसा आप कर सकते हो, अदरवाइज आप ऐसा नहीं टाइम इन्वेस्ट कर सकते। आपका कॉलेज है या आपका जॉब है, आपका स्ट्रक्चर्ड वे क्या होना चाहिए कि मोटा मोटी नोट्स बना लो अगर आप बनाने में इंटरेस्टेड हो। वैसे तो नोट्स का नीड नहीं होता ऑनलाइन सिनेरियो में, क्योंकि आप ऑलवेज क्लास को दोबारा से देख सकते हो, 2x की स्पीड पे देख सकते हो या क्लास पीडीएफ्स को रेफर कर सकते हो, आपको पूरा क्लास दोबारा से देखने का नीड नहीं पड़ता। बट फिर भी अगर आप वो टाइप के स्टूडेंट हो जिसको बचपन से हैबिट है कि मुझे तो नोट्स बनाना पड़ेगा, अदरवाइज मैं अपनी राइटिंग में नोट्स अगर नहीं पढ़ूंगा मेरे दिमाग में कुछ नहीं जाता, तो आप मोटे मोटे नोट्स बना सकते हो जो हार्डली आधा घंटा लेंगे, उससे ज़्यादा का टाइम वो नहीं लगेगा, 15 मिनट्स से 30 मिनट्स का टाइम लगेगा। एंड आपको छोटा छोटा पॉइंट्स पे लिख लेना है जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप पूरा का पूरा क्लास नोट डाउन करने नहीं बैठोगे। दूसरा है जी कंप्लीशन माइंडसेट वाले लोग रहते हैं कि सब कुछ मुझे कंप्लीट करना होगा और टॉपिक्स जो हैं वो सारे फिर रैपअप हो नहीं पाते, प्रॉब्लम में वो फंस जाते हैं। देखिए अगर आप कंप्लीशन माइंडसेट रख रहे हो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कंप्लीशन माइंडसेट का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मान लीजिए आप अरिथमेटिक कर रहे हो, तो अरिथमेटिक में अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा, लेट इट भी आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा, ठीक है जी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन हुआ, फिर परसेंटेजेस हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, सब कुछ हो गया। 2 टाइप के स्टूडेंट्स हैं जो गलती करते हैं। एक, अब रेशियो प्रोपोर्शन मान लो 4 क्लासेस है, आपने 2 क्लासेस कर लिए हैं, तो थोड़ा सा उनके टेस्ट देना स्टार्ट कर दो सो दैट आपका सॉल्विंग एबिलिटीज डेवलप हो जाए। एक तो वो प्रॉब्लम है, लोग सोचते हैं यार मैं पहला पूरा टॉपिक कंप्लीट करूंगा उसके बाद ही टेस्ट देना स्टार्ट करूंगा, वो एक गड़बड़ है। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यार मैं पहले सारा टॉपिक कंप्लीट करूंगा अच्छे से, पूरा अरिथमेटिक ओवर करूंगा, उसके बाद में मैं टेस्ट देना स्टार्ट करूंगा। देखिए कॉन्सेप्ट सीखना एक अलग चीज़ है,
और आपका एप्लीकेशन डेवलप होना एक अलग चीज़ है। अगर आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो चुका है एंड आप सोच रहे हो कि यार मेरे क्वेश्चन सॉल्व होना भी स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ये एप्टीट्यूड है, ये आपका स्कूल का बोर्ड का एग्जाम नहीं है। बहुत लोगों को डिफरेंस नहीं पता, एप्टीट्यूड एग्जाम्स ऐसे बिहेव नहीं करते। आपने एक कॉन्सेप्ट सीख लिया है जी, बहुत बढ़िया बात है, आपको चीज़ों की नॉलेज हो चुकी है, बट आपका पेन सॉल्विंग अभी स्टार्ट नहीं होगा कि खुद से आपने पेन चलाया और सॉल्व कर लिया। उसके लिए एप्लीकेशन डेवलप होना कंपलसरी है, और एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए क्वेश्चंस के अंदर सेल्फ सॉल्विंग करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। स्टार्टिंग में आपको शायद 2-3 मिनट वाले क्वेश्चन में 15-20 मिनट भी देना पड़ेगा, तब जाकर आपका एप्लीकेशन डेवलप होगा, और तभी आप सोच सकते हो कि आप इंप्रूवमेंट कर पाओगे। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना। फिर एक रहते हैं जी इनकंसिस्टेंट रिदम रहता है, 2 दिन पढ़ लिए 3 दिन नहीं पढ़े, 3 दिन पढ़ लिए 4 दिन नहीं पढ़े, फिर एक दिन सोचा लंबा बैठकर पढ़ लेंगे। लंबा बैठकर पढ़ना एक बहुत अच्छी हैबिट है अपने आप को टेस्ट करने के लिए कि मेरा कितनी कैपेबिलिटी है एक सिटिंग आवर में बैठने के लिए। बट अगर मेरे पास में मौका मिल रहा है, मैं 1 आवर भी पढ़ सकता हूँ एक दिन में। मेरे पास शेड्यूल बहुत बिजी हो गया, मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ पा रहा था, मेरे पास 1 आवर मिला, मैं ये सोचूं यार अब 1 आवर में क्या ही हो जाएगा, कल ही पढ़ेंगे, आज रहने देते हैं, तो वो एक गलत माइंड सेट है। आप उसका हैबिट डालिए कि यार 1 आवर ठीक है यार, एक 1 आवर है, थोड़ा कंसिस्टेंसी तो मुझे रखना है ना एप्टीट्यूड एग्जाम के लिए। तो 1 आवर जो आप पढ़ लिए वो भी आपके लिए एक पॉजिटिव चेंज होगा। आप रेदर देन सोचो यार एक ही घंटा बचा है, क्या करना है, छोड़ो आज आराम करता हूँ, कल पढ़ूंगा, वो माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा अगर आप इस चीज़ में ट्रैक पे लाना चाहते हो। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आपका एप्लीकेशन जो है, स्किल बिल्ड जो है, वो आपका एप्लीकेशन के थ्रू डेवलप होता है। एप्लीकेशन मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग खुद से जब करोगे, उसके बिना नहीं। ठीक है, देन उसके अलावा बिगेस्ट मिस्टेक भैया, पहले बैकलॉग कर लूँगा फिर करंट कर लूँगा। अब इसमें भी 2 टाइप के स्टूडेंट्स हैं, दोनों के लिए वर्किंग जो है वो एकदम डिफरेंट होगा, तो मैं दोनों के बारे में बात कर देता हूँ। हमारे पास में एक टाइप का स्टूडेंट अलग है जो एकदम ही बिगिनर है, जिसको कुछ भी नहीं पता। ठीक है, और एक है हमारे पास में इंटरमीडिएट का, दोनों का वर्किंग एकदम डिफरेंट होगा। तो ध्यान से सुनते जाइएगा क्या करना है। पहले बैकलॉग करूँगा जी, फिर करंट जो लाइव में अभी चल रहा है वो करूँगा। तो जो रिजल्ट उससे क्या होता है जी, बैकलॉग बढ़ता जाता है, लाइव करंट क्लासेस सारी की सारी मिस होती जाएंगी, कॉन्फिडेंस ड्रॉप होता जाएगा, आइसोलेशन में चले जाओगे। क्योंकि अगर क्लास के साथ चल रहे हो, आपको पता है कि क्या मॉड्यूल फॉलो हो रहा है, आप रेगुलर करते जाओगे। अगर वो नहीं हो रहा तो सेल्फ प्लान करना पड़ेगा, जो कि बहुत बड़ा सिरदर्दी बन जाता है। अब जो तो बंदा बिगिनर है, बिगिनर वो है अगर आपकी फर्स्ट मंथ ऑफ क्लासेस आपने कंप्लीट कर ली हैं सारी के सारी। फर्स्ट मंथ में जो क्वांट्स की क्लासेस हुई, वीएआरसी की क्लासेस हुई, डीआईएलआर की सारी क्लासेस हुई, फर्स्ट मंथ की आपने सारी कर ली है, तो आप इंटरमीडिएट स्टेज में जा चुके हो। अगर आपका अभी 1-2 क्लासेस भी नहीं हुआ किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप एक कंप्लीट बिगिनर हो। तो उस बिगिनर का वर्किंग और एक इंटरमीडिएट लेवल वाले का वर्किंग अलग अलग होगा। मतलब अगर आपने 1 मंथ का क्लासेस कर लिया है तो आप इंटरमीडिएट स्टेज में आ चुके हो। तो आपने ये अगर आप करंट से डिस्कनेक्ट हो गए ना, तो आपका बैकलॉग कभी खत्म नहीं होगा, आपको ये ध्यान रखना है। तो अगर आप इंटरमीडिएट स्टेज में हो, मतलब आप ये मान के चलो 8 से 10 क्लासेस मिनिमम आपने क्वांट्स के, 8 से 10 क्लासेस मिनिमम एलआरडीआई के, एंड 8 से 10 क्लासेस मिनिमम वीआरसी में कर लिए हैं, तो आपको हर बार ये ट्राई रखना है कि भाई साहब करंट क्लासेस जो है मैं कंप्लीट करता रहूँ, स्पेशली फॉर डीएलआर एंड वीआरसी। डीएलआर एंड वीआरसी की करंट क्लासेस आप जरूर कंप्लीट करिए। क्वांट्स में ऐसा हो जाता है कि कई बारी टॉपिक जो है वो इंटरकनेक्टेड है, एक टॉपिक जो है वो नेक्स्ट टॉपिक के साथ में फुली अलाइंड है, तो आप क्वांट्स में ऐसा नहीं कर पाओगे। कई बार कर पाओगे, बट कई बार नहीं भी कर पाओगे। बट इफ यू टॉक अबाउट डीएलआर एंड वीआरसी, वहाँ पर आप हर बार ऐसा कर सकते हो कि आपका अभी पिछला पोर्शन थोड़ा सा पेंडिंग चल रहा था, डीएलआर एंड वीआरसी में आपका थोड़ा बहुत पिछला पेंडिंग चल रहा था, लेकिन आप करंट पोर्शन के साथ में लाइव क्लासेस में आगे बढ़ सकते हो। अच्छा जी, एक चीज़ और बता देता हूँ। अब कई लोगों का ऐसा सिनेरियो रहता है, यार मैं करंट वाला सिचुएशन करना तो चाहता हूँ, बट मैं लाइव में नहीं करना चाहता, मेरा शेड्यूल नहीं सेट है, या मैं एक क्लास पीछे चल रहा हूँ, मैं रिकॉर्डिंग से करना चाहता हूँ। दैट इज ऑल्सो फाइन। शेड्यूल बनाने में बहुत हेल्प होता है। मान लीजिए कल क्लास हुआ, आप कल नहीं अटेंड कर पाते हो, आप उसको आज रैप अप कर ले रहे हो, तो आपका करंट जो सिनेरियो चल रहा है एज पर द लाइव क्लासेस शेड्यूल आप कंप्लीट करते जाओगे, और आपका बैकलॉग्स जो है वो आप धीरे धीरे रैप अप करते जाओगे। उसमें कोई बड़ी बात है नहीं, बट वो एफर्ट्स लगेंगी, ये मान के चलिएगा, बिना एफर्ट्स के वो काम चलने वाला नहीं है। तो वीएआरसी एंड डीएलआर में क्योंकि टॉपिक वाइज उतना ज़्यादा काम नहीं होता, तो ऑलवेज ये ट्राई करो कि अगर बैकलॉग बन गए हैं ऑलरेडी, बट फर्स्ट 10-12 क्लासेस आपने कंप्लीट कर रखी हैं, तो आप लाइव क्लासेस या रिकॉर्डेड वीडियोस इमीडिएटली कंप्लीट करना स्टार्ट करिए, जो उस वीक की क्लासेस का पार्ट है। उनको बैकलॉग में मत जाने दीजिए, क्योंकि फिर वो लूप बन जाएगा, उस लूप से बाहर आना बहुत 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 बड़ा डिफिकल्ट टास्क बन जाता है। देन चलते हैं जी 4 स्टेप सिस्टम, जो मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा, जिस बेसिस पे आप अपनी बैकलॉग्स को रैपअप कर सकते हैं। डिवाइड करना होगा बैकलॉग्स को, 70-30 रूल के बारे में बात करेंगे, सेक्शन वाइज हमें कैसा प्लान करना उसके बारे में बात करेंगे, डेली स्ट्रक्चर आपका क्या होना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। सिलेक्टिव होना है जी हमें स्मार्ट प्रिपरेशन के लिए, और कैट जो है ना, या इवन एमबीए की बात हम करते हैं, मैनेजमेंट एग्जाम है जी कैट के लिए। तो मैनेजमेंट आपका जॉब और प्रिपरेशन के साथ के लिए भी होगा। कुछ लोग सीए CFA में इन्वॉल्व हैं, प्लस कैट प्रिपरेशन है,
कुछ लोग जो है वो कॉलेज में हैं अभी और साथ में कैट प्रिपरेशन है, तो मैनेजमेंट है। और DILR VARC एंड क्वांट्स को मैनेज करना भी एक हैवी टास्क है। आई होप सो अब तक आपको ये पता चल गया होगा कि यार अगर मैं सिलेबस वाइज बात करूं तो VARC और DILR का जो कंबाइंड सिलेबस है दैट इज इक्वल टू क्वांट का सिलेबस। आई होप सो पता चल गया होगा कि अगर एक पूरा VARC आ जाए और एक पूरा DILR आ जाए, शायद उससे भी ज़्यादा क्वांट का सिलेबस है, तो क्वांट में ऑब्वियसली आपको ज़्यादा टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू अदर 2 सब्जेक्ट्स, क्योंकि वहाँ पर सिलेबस कंप्लीशन का उतना बड़ा काम नहीं है। एक डेली आइडियोलॉजी डेवलप हो जाना चाहिए कि सॉल्विंग आपका शुरू हो जाए, दैट्स ऑल। उसके अलावा क्वांट्स में ज़्यादा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के ऊपर आपको काम करना पड़ता है। सबसे पहले हम बैकलॉग्स को डिवाइड करने की बात करते हैं। 3 बकेट्स में आपको बैकलॉग्स को डिवाइड करना है जी। एक तो है कोर मस्ट डू कॉन्सेप्ट। अब जैसे अरिथमेटिक है, आपको पता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अरिथमेटिक में अगर आपका कुछ बचा हुआ है तो आपको पता है यार मुझे कोर कंसेप्ट पे काम मुझे करना होगा। रेशियो प्रोपोर्शन है, अगर आपको आता होगा वो DILR में भी हेल्प करेगा। परसेंटेजेस हैं, DILR में भी हेल्प करेगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, क्वेश्चन आने भी हैं पेपर में, तो इनको आपको करना पड़ेगा। ये फंडामेंटल टॉपिक्स हैं, डायरेक्ट कैट पे इसका इंपैक्ट पड़ने वाला, तो ये तो मस्ट है। अब जैसे अरिथमेटिक में आपका कुछ भी पेंडिंग है तो फिर वो गलत बात है। अरिथमेटिक में आप कुछ भी पेंडिंग नहीं रख सकते हो। सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए अलजेब्रा बन जाएगा, क्योंकि अलजेब्रा से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इनको इन डेप्थ पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपका प्रैक्टिस पेंडिंग है जी, आपके डेली टेस्ट वाले पेंडिंग सिनेरियोज चल रहे हैं, क्लास क्वेश्चन आपके पेंडिंग चल रहे हैं, टेस्ट एनालिसिस आपके पेंडिंग चल रहे हैं। ये प्रैक्टिस पार्ट आपका पेंडिंग है, इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। आपने ये टॉपिक पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ सिलेबस कंप्लीशन के पीछे चलते रहते हैं कि भाई सिलेबस 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 करता जाऊँ, और इस एप्लीकेशन के ऊपर वो काम नहीं करते। तो भाई साहब एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसके टेस्ट साथ साथ रैप अप करो। चाहे मैं कह रहा हूं 1 से 2 टेस्ट ही अटेम्प्ट कर लो रोज के, बट टेस्ट साथ साथ अटेम्प्ट करो, सो दैट आप एप्लीकेशन के ऊपर भी काम करते चले जाओ। ऐसा ना हो कि आप बहुत ज्यादा पीछे रह जाओ, आप कॉन्सेप्ट कर लिए बट आपने एप्लीकेशन पे काम नहीं करा, एंड इन द एंड जब आप एप्लीकेशन पे काम करने लगोगे आपको लगेगा यार मैं तो सारा कुछ भूल गया यार, अब मैं कैसे बढ़ूं। फिर आपको दोबारा से पूरी क्लासेस शुरू से करनी पड़ेंगी, एंड वो इतना डेंजरस लेवल का माया जाल है, उससे बाहर निकल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अब एक्स्ट्रा ऑप्शनल के बारे में मैं बात करूं, एक्स्ट्रा मटेरियल्स की बात हम करते हैं। टेस्ट जैसे हम एक्स्ट्रा कहीं डालते हैं, LOD 1 के टेस्ट हमने डाल दिए, या मैंने कुछ ऐसे टेस्ट डाल दिए जो मल्टीपल लेवल्स ऑफ डिफिकल्टी पे चल रहे हैं, वो टेस्ट के बारे में हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो अगर आपको पता है कि यार मैं LOD 2 के टेस्ट दे रहा हूँ या LOD 3 के टेस्ट दे रहा हूँ, मेरा बेस अभी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो LOD 1 आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी बन जाएगा। अब आपका बेस ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है तो आप LOD 1 को इग्नोर कर सकते हो, आप LOD 2 और LOD 3 के टेस्ट दो। अब आपके पास टाइम अवेलेबिलिटी और कम है तो LOD 2 के आप ऑल्टरनेट टेस्ट देने लग जाओगे और LOD 3 वाले सारे टेस्ट दोगे। तो इस तरीके से आपको मैनेजमेंट करना पड़ता है। मैंने ऑलरेडी बताया मैनेजमेंट का गेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस प्रोक्रास्टिनेशन में मत फंस जाना। बहुत सारे लोग फंसते हैं कि आज सोच रहे हैं भाई प्लान करूंगा कि ऐसा 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 कंप्लीट कर दूंगा, प्लानिंग बहुत ज़्यादा, एग्जीक्यूशन एकदम भी नहीं। एंड अगर आप इस सिनेरियो पे आगे बढ़ोगे तो फिर आप बैकलॉग्स तो नहीं कंप्लीट कर पाओगे, एंड बैकलॉग्स कंप्लीट नहीं होंगे, वो नेगेटिव एनर्जी में कन्वर्ट होगा, और वो नेगेटिव एनर्जी आपको कॉन्फिडेंस गेन करने नहीं देगी, और आप पेपर में सब चीज़ें खराब करने के स्कोप पे चल पड़ोगे। ठीक है जी, फोकस हमारा कोर और प्रैक्टिस दोनों है। ऑप्शनल वाली चीज़ें हम बाद में कर लेंगे अगर हमारे पास में टाइम अवेलेबिलिटी बनता है। 100% आप शायद कभी भी अचीव ना कर पाओ, एंड एप्टीट्यूड एग्जाम में 100% अचीव करना कभी भी हमारा एम होना भी नहीं चाहिए, वो दिमाग पे बोझ बन जाएगा। आपके पास टाइम अवेलेबिलिटी है अनलिमिटेड, दैट इज़ फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका बेस बहुत अच्छा है, आप कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कर सकते हो। बट अगर आप वीक बेस के साथ लिमिटेड टाइम अवेलेबिलिटी के साथ चल रहे हो तो 70-80% इज द स्वीट स्पॉट, एंड इसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हो एग्जाम में। 50% ऑफ द कैट एग्जाम अगर आप करेक्टली कर देते हो तो आप 99.5+ परसेंटाइल्स पे चले जाते हो। तो आपको समझ में आएगा कि 100% नहीं करके भी बहुत कुछ हो जाता है, प्रोवाइडेड मैं स्मार्ट तरीके से आगे बढ़ूँ। सेकंड स्टेप आता है 70-30 रूल। अब जैसे मैंने ऑलरेडी बताया DILR एंड VARC में अगर आपका स्टार्ट का बेस बन चुका है, 10-12 क्लासेस आपने कर रखी है, तो आप ये 70% करंट सिनेरियो पे जो चीज़ें चल रही हैं, करंट क्लासेस चल रही हैं, करंट टेस्ट चल रहे हैं, उनको दो, और बाकी का 30% टाइम आप बैकलॉग्स पे दो। बैकलॉग से आपको ट्राई ये करना चाहिए कि वीकेंड पे एक्स्ट्रा टाइम है तो बैकलॉग्स को वीकेंड्स में पुश करेंगे, और वीकडेज में अपना जो करंट सिनेरियो पे चीज़ें चल रही हैं उनको साइड बाय साइड रैप अप करते जाएंगे, उनके ऊपर और बैकलॉग्स जो है वो ना बन जाएं। एंड अगर आपने और बैकलॉग्स नहीं बनने दिए तो आप ये मान सकते हो कि आप बहुत जल्दी धीरे धीरे ट्रैक पे आते जाओगे। मतलब मेन बात है कि बहुत जल्दी क्या चीज़ हो जाएगा कि आपका माइंड सेट जो है ना वो स्टेबल हो जाएगा, और आपकी जो कंप्लीशन ऑफ द क्लासेस हैं वो धीरे धीरे ट्रैक पे आ जाएंगी। बहुत जल्दी हमारा माइंड सेट कन्वर्ट होना ज़रूरी है, धीरे धीरे क्लासेस तो रैपअप हो ही जाएंगी, उतना बड़ा हमारे लिए सिरदर्दी नहीं है। और गेम पूरा का पूरा माइंड सेट का है। अगर आपका माइंड सेट सही है अपनी प्रिपरेशन को लेकर तो आपके अच्छा होने का स्कोप और एग्जाम में अच्छा करने का स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है।
ठीक है। फिर फोकस्ड बैकलॉग स्लॉट्स रहेंगे डेली, नो एक्सक्यूजेस भाई, बैकलॉग्स आपको करना होगा और एक प्लान रखना होगा कि यार ये मेरा बैकलॉग्स चल रहा है तो इस बैकलॉग्स के साथ मैं यही कर सकता हूँ। अब किसी के पास में डेली उतना टाइम अवेलेबल नहीं होगा कि वो करंट भी करे और साथ साथ बैकलॉग्स भी मैनेज करे, तो उस सिनेरियो में उसको क्या करना पड़ेगा कि अपने टेस्ट जो है वो डेली बांध ले पुराने वाले टेस्ट को, और जो क्लासेस बच रही हैं एक्स्ट्रा वो वीकेंड्स के ऊपर पुश कर लिया। मतलब इतना छोटा छोटा आपको प्लान बनाना पड़ेगा सो दैट आप चीज़ें जल्दी रैपअप करके आगे बढ़ पाओ। देन इफ वी टॉक अबाउट स्टेप 3, सेक्शन वाइज स्ट्रेटजी हमें बनाना पड़ेगा। आप क्वांट के बारे में मैं बात करूं, आप 1.25 और 1.5x पे चलाकर देख सकते हो। अगर आपका बेस थोड़ा ठीक है तो आप 2 आवर्स का क्लास थोड़ा सा जल्दी रैपअप कर पाओगे, एंड आपको शायद सॉल्विंग भी करना होगा साथ में। तो अगर 2 आवर्स भी लग रहा है 2 आवर्स की क्लास को और साथ साथ आप सॉल्विंग भी कर ले रहे हो तो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। लाइट नोट्स बनाओ, बहुत ज़्यादा इंटेंसिव नोट्स मत बनाना। 5 to 10 क्वेश्चन इमीडिएटली सॉल्व कर लो, 1 से 2 टॉपिक टेस्ट, जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। LRDA में बैकलॉग जो है वो सेट अटेम्प्ट्स नहीं करे, इसी का मतलब होता है अटेम्प्ट फर्स्ट देन सोल्यूशन। इसको मैं बार बार बोलता आया हूँ कि भाई आपको पहले टेस्ट अटेम्प्ट करना है, सॉल्व नहीं होगा टाइमर के साथ में कोई बात नहीं, उसका सोल्यूशन जो है वो देखना नहीं है जब तक आपसे खुद से सॉल्व नहीं होता। विदाउट टाइमर सेल्फ सॉल्विंग करिएगा, विदाउट टाइमर सेल्फ सॉल्विंग करने के बाद में आप वापस आकर उसका सोल्यूशन जरूर देखिए सो दैट बेटर अप्रोच, ऑल्टरनेटिव अप्रोच का आपको आइडिया लग जाए। नाउ VRC की बात करें, डेली RC आपको अटेम्प्ट करने होंगे, सॉल्विंग आपका करना मैंडेटरी है जी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो। बैकलॉग कंसेप्ट इज़ नॉट इक्वल टू एप्लीकेबल, तो आपका ये है नहीं कि RCs में भाई मेरी पिछली क्लास कंप्लीट नहीं है। अगर स्टार्टिंग का बेस बना हुआ है, मेरी पिछली कंप्लीट नहीं है तो मैं अब नहीं कर सकता, ऐसा होता नहीं है। आप लाइव के साथ रिकॉर्डेड वीडियोस जो करंट सिनेरियो में चल रही हैं आप उनको लेकर आगे बढ़ सकते हो, कोई ट्रबल वाली बात नहीं है। अब एक कोई स्टूडेंट बिगिनर है जिसका बिल्कुल भी कुछ कंप्लीट नहीं हुआ है, उसके लिए बैकलॉग्स का सिनेरियो क्या रहेगा जी, उसको स्टार्टिंग का एटलीस्ट 1 मंथ का क्लासेस तो रिलीजियसली फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद में मिस करके अगली क्लासेस को कर सकते हैं, बट थोड़ा बेस स्टार्टिंग का बना होना चाहिए सो दैट आपका सोचना डेवलप हो पाए एंड आपका पेन चलना स्टार्ट हो जाए, आपको सॉल्विंग थोड़ा लेवल तक आ जाए। देन डेली स्ट्रक्चर आपका 3 ब्लॉक्स पे चलेगा जी। ब्लॉक 1 रहेगा आपका करंट क्लासेस प्लस करंट DPP, जो 70% वाला रूल है कि आपको ये तो करना है यार, इसको स्किप नहीं करना होगा कि करंट वाला आपका पीछे ना जाए। ब्लॉक 2 जो है वो आपका 1 आवर का बैकलॉग, कोर फर्स्ट एंड प्रैक्टिस। अब आपका अगर टॉपिक कंप्लीटेड है, वीकेंड पे आपने रैपअप कर लिया, टॉपिक कंप्लीट कर लिया हुआ बैकलॉग्स वाला, उसके ऊपर टेस्ट अभी पेंडिंग होंगे, तो डेली अपना ये ट्राई करो कि अगर आपको 1 आवर का टाइम मिल जाए। अगर कई स्टूडेंट्स के पास टाइम अवेलेबिलिटी बहुत कम होता है कि 2 to 3 आवर्स ही मुझे मिलते हैं या 3 to 4 आवर्स ही मिलते हैं, मैं बैकलॉग वाले 1 आवर पे नहीं लगा सकता, तो उस केस में वो वीकेंड पे अपना टाइम जो है वो यूटिलाइज करेंगे और रैपअप करने का ट्राई करेंगे सो दैट उनका बैकलॉग्स धीरे धीरे रैपअप होते चले जाए। ब्लॉक 3 है मिक्स प्रैक्टिस प्लस वीक एरिया फोकस, तो ये वीक एरिया फोकस के लिए हम लोग रिवीजन कराएंगे क्लास में, उसके थ्रू आप आगे बढ़ पाओगे, नॉट अ प्रॉब्लम। बट मिक्स प्रैक्टिस आपका चलते रहना होगा। मिक्स प्रैक्टिस में आप जो जो टॉपिक्स ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जो जो उनके टेस्ट पेंडिंग है, आपको उनको रैपअप करते जाना है एंड आगे बढ़ते जाना है। और मिक्स टेस्ट आपके पास अवेलेबल रहेंगे बहुत सारे, तो आपको उनको अटेम्प्ट करते जाना और आगे बढ़ते जाना है। अब आपको क्या नहीं करना है, वीकेंड पे सब कवर कर लूंगा जी, ये कभी कभी हो सकता है, हर बार नहीं हो सकता। अगर आपको 15 मिनट भी मिल रहा है ना, सुबह जल्दी उठ के या ऑफिस से जल्दी आकर या जो भी सिनेरियो, 15 मिनट सोने से पहले जो आप स्क्रॉलिंग कर रहे हो उसको अवॉइड करके 15 मिनट में आप एक RC कर सकते हो, 15 मिनट में आप काकुरो सॉल्व कर सकते हो, कोई DLR का पजल सॉल्व कर सकते हो, क्वांट में 2-4 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो बेयर मिनिमम वाला भी जो टाइम है ना उसको भी वेस्ट मत करो। एक वर्किंग स्टूडेंट होगा ना जो, या जो कोई CFA CA में इन्वॉल्व है या कोई कॉलेज में इन्वॉल्व है, लिमिटेड टाइम के साथ ही आप आगे बढ़ोगे। बीच में आपके एग्जाम्स भी आएंगे कॉलेज वाले स्टूडेंट्स के, तो जैसे ही एग्जाम्स ओवर होते हैं यू विल बी हैविंग हॉलीडेज एज वेल, तो उन दिनों को आपको यूज़ करना होगा चीज़ों को रैपअप करने के लिए सो दैट आपका बैक ट्रैक पे जो चीज़ें चल रही हैं, बैकलॉग्स में जो चीज़ें चल रही हैं वो आप सारी की सारी ट्रैक पे ला पाओ। 5 लेक्चर्स एक दिन में कर लिए, ये अब कतई मत करना। ये वो लोग कर सकते हैं जिनका बेस बहुत स्ट्रांग है, वो फास्टली 2x पे जाकर देख लिए, बट जो बेस अपना बना रहा है और सोचे यार मैं 5 क्लासेस एक साथ कर लूँगा आज के दिन में, भाई वो 5 क्लासेस में से एफिशिएंसी आपका 40-50% ही रह जाएगा, आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आएंगी और आपको लगेगा मुझे एक बार और करना पड़ेगा ये क्लास, तो आप क्रैमिंग वाली स्टेज में चले जाओगे, काइंड ऑफ क्लास को याद करने में चले जाओगे, आपके सॉल्विंग एबिलिटीज़ डेवलप नहीं होंगी। तो ये मत करिएगा, ये बहुत ख़राब चीज़ है। आपका पैसिव कंजम्पशन होगा कि आप भाई क्लास सुन तो रहे हो, बट आपका इल्यूजन होगा कि भाई लर्निंग है, बट एक्चुअल में वो लर्निंग हो नहीं रहा होगा। लाइव क्लासेस स्किप करके बैकलॉग्स, बहुत ज़्यादा लोग ये करते हैं कि मैं पहले पीछे से धीरे धीरे कंप्लीट करता रहूँगा। ये उन स्टूडेंट्स के लिए फिर भी चलेगा, मैं बता देता हूँ किन स्टूडेंट्स के लिए चलेगा। कुछ टाइप ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं कि वो सेल्फ मोटिवेटेड बहुत ज़्यादा होते हैं। सेल्फ मोटिवेटेड एज इन ऐसा कि उनको बहुत ज़्यादा ये टेंशन नहीं रहता कि मैं लाइव के साथ नहीं चल रहा हूँ तो मेरा क्या होगा। वो अपना सेल्फ प्लानिंग जो है वो बहुत बढ़िया लेवल पे कर लेते हैं, सेल्फ प्लान कर लेते हैं। सेल्फ प्लान में वो क्या करते हैं कि मुझे इस वीकेंड तक ये कंप्लीट कर लेना है, देन नेक्स्ट वीकेंड तक मुझे ये कंप्लीट करना है, नेक्स्ट वीकेंड तक मुझे ये कंप्लीट करना है, देन इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। आप सीरियल ऑर्डर में सारी क्लासेस को रैपअप करिए, या आपके पास टाइम अवेलेबिलिटी ज़्यादा है तो आप सीरियल ऑर्डर में रैपअप करिए। बट इन केस आप वो टाइप के स्टूडेंट नहीं हो, आपको खुद से प्लान करना बहुत बड़ा सिरदर्दी बन जाता है,
है, तो उस केस में ये वाला काम करने का गलती मत करना। आपकी अगर BS कंप्लीटेड है तो एटलीस्ट LRD एंड BA के लिए आप साइमल्टेनियसली क्लासेस रैपअप करिए, चाहे लाइव में आकर करिए, चाहे लाइव का जो रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो गया उसके साथ करिए, बट साथ साथ रैपअप करिए, उसको बैकलॉग्स में मत जाने दीजिए, सो दैट आपकी चीज़ें जल्दी से जल्दी ट्रैक पे आ जाएँ। बैकलॉग क्लियर करने के चक्कर में प्रिपरेशन ख़राब मत करो। जो अभी चल रहा है वो भी नहीं कर रहे, पिछला पेंडिंग है वो हो नहीं पा रहा, प्रिपरेशन ही छोड़ना पड़ गया, वो सिनेरियो पे कभी भी आपको नहीं रहना चाहिए। और हर बार ध्यान रखिए आपको अपने एंड पे बेस्ट देना, जो बेस्ट पॉसिबल है आप दोगे ही दोगे, आपके पास में कोई और ऑप्शन है नहीं। देन अपने पास में माइंडसेट शिफ्ट के बारे में बात करते हैं जी, टॉपर वर्सेस एवरेज का। एवरेज वाला जो है स्ट्रेस हो जाता है, ओवरवेलमिंग हो जाता है बहुत ज़्यादा, शॉर्टकट्स लेने का ट्राई करता है, प्रोक्रास्टिनेशन में चला जाता है, सोचता है यार किसी तरीके से जल्दी मेरे बैकलॉग्स रैपअप हो जाएं, और वो टॉपिक्स छोड़ने के बारे में सोचने लग जाता है शुरू से ही। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी होंगे वो सोचता है यार इसमें से क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा पता नहीं, और बहुत प्लानिंग अननेसेसरी का, एग्जीक्यूशन नहीं है, प्लानिंग बहुत ज़्यादा, और इवेंचुअली वो क्विट करके बैठ जाते हैं। एवरेज बंदा मोस्ट ऑफ द टाइम यही करता है। जो टॉपर बंदा है वो कह रहा है सिस्टम बनाते हैं, कैटेगराइज करते हैं, मेरे लिए कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से बैकलॉग्स हैं, कौन कौन से टेस्ट बचे हैं, प्लान करा, आगे बढ़ा, एग्जीक्यूट कर दिया, प्रायोरिटाइज कर लिया जी 1 आवर डेली कि इस टाइम पे देना ही देना है, बैकलॉग्स पे देना है, पुराने टेस्ट पे देना है, और रेगुलर बेसिस पे करते जाना है। कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन मेन मेरे हिसाब से डिफरेंस सबसे बड़ा एक है, एवरेज वाला सिर्फ प्लान करता है और जो टॉपर है वो प्लान के साथ साथ एग्जीक्यूट भी करता है। काम उसी का बनेगा जो एग्जीक्यूट करेगा, सिर्फ प्लानिंग तो बहुत लोग करते हैं, कुछ नहीं बनता उससे। कोर बिलीफ आपको ये रखना है जी, बैकलॉग आपको रोक नहीं रहा है, आपको अप्रोच रोक रहा है। अगर आपने अपना अप्रोच सही कर लिया तो चीज़ें रैपअप कर लोगे। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं जो इवन अप्रैल में, इवन जून जुलाई में भी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे और कैट में अच्छा कर जाएंगे, और ऐसे भी रहेंगे जो जनवरी में स्टार्ट करके भी खराब करेंगे। तो उसके पीछे का रीज़न क्या है? तो सिर्फ और सिर्फ टाइम अवेलेबिलिटी वो बात नहीं है, प्लानिंग बहुत बड़ा बात है। मैनेजमेंट आप कैसे करते हो अपनी प्रिपरेशन का, उस पर बहुत ज़्यादा चीज़ें डिपेंडेंट होती हैं। 14 डे चैलेंज लो जी, डेली सिस्टम बनाओ, बैकलॉग्स को कंट्रोल में लाने की ट्राई करो। मैक्सिमम बैकलॉग्स ट्रैक पे आना स्टार्ट हो जाएंगी अगर आपने एक सिस्टम बनाया और उस सिस्टम के थ्रू आगे बढ़े। रैंडमली कुछ भी करने लग गए, जब मन करा ये कर लिया, जब मन करा दूसरा कर लिया, तो आपके लिए चीज़ें डिफिकल्ट हो जाएंगी। आज ही स्टार्ट करिए, अपना बैकलॉग क्लियर करिए। आपका 70-30 रूल जो है वो अगर आप फॉलो करते हो कि 70% ऑफ द टाइम आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे करंट क्लासेस और टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए, 30% आप टाइम डिस्ट्रीब्यूट करोगे पुराना रैपअप करने के लिए। मान लीजिए आप इस काम में 14 आवर्स दे रहे हो जो करंट वाला पोर्शन है कंप्लीट करने में, तो आपको बैकलॉग्स को कंप्लीट करने के लिए 6 आवर्स देना है। कुछ ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन आप करोगे। देन अगर आप EG का पार्ट नहीं हो तो कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी, आप ये ध्यान रखिएगा। तो आप जहाँ पर भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वहाँ पर आप कंसिस्टेंटली अगर अपना एफर्ट्स डाल रहे हैं तो आप एप्टीट्यूड को इम्प्रूव करते ही जाओगे, दैट इज़ फॉर श्योर। आज ही एक्शन लो एंड अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करो। अप्रैल मिड हो गया अप्रॉक्स और कैट नवंबर में है, अभी इतना टाइम तो है कि अभी संभल कर प्रिपरेशन अगर कर ली है तो बहुत अच्छा अपने लिए स्कोर अचीव कर सकते हो। तो इट्स हाई टाइम कि जल्दी से जल्दी अपनी चीज़ें ट्रैक पे लाई जाए और एक्शन लेकर एग्जीक्यूट कर चीज़ों को अच्छे लेवल पर ले जाया जाए। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप सो आई हैव मेड ऑल द पॉइंट्स वेरी क्लियर टू यू। थैंक यू।